Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our second lecture on the topic of oncology and chemotherapy. So the topic which we have left in the last lecture, or the topic which we from where we will continue, is the cell life cycle. Cell life cycle is essential to know. सेल लाइफ साइकिल क्या बताएगी हमें कि सेल की ग्रोथ कैसे होती है, इसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या होती हैं, ताकि हम क्योंकि ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो है उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए बीइंग ए फार्मासिस्ट कि कौन सी ड्रग जो है वो किस फेज़ के लिए है और कौन सी जो होगी वो किस फेज़ पर स्पेसिफिक होगी और कौन सी स्पेसिफिक नहीं होगी। इस वजह से हमें सेल की जो है लाइफ साइकिल भी जानना ज़रूरी है। नाउ लेट अस स्टार्ट। Cell life cycle. Knowledge of cell life cycle and cell cycle kinetics is essential to the understanding of the activity of chemotherapy agents in the treatment of cancer. ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें एक्टिविटी ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स मालूम हो सके कि इसकी ट्रीटमेंट कैंसर की किस तरीके से की जाएगी। नाउ व्हाट आर द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। अगर हम सेल को देखें तो इसके जनरली 5 फेजेस होते हैं साइकिल के, सेल साइकिल के ग्रोथ फेज के 5 फेजेस होते हैं। एम फेज़ है, G1 फेज़ है, एस फेज़ है, G2 फेज़ है और G0 फेज़ है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये है क्या। एम फेज़ और माइटोसिस इज़ द फेज़ इन विच द सेल डिवाइड्स इन 2 डॉटर सेल्स। ये माइटोसिस में होता भी है कि जो है एक सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है एम फेज़ के बाद G1 फेज़ और जो इसको हम और क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक गैप, यानी माइटोसिस के बाद का गैप इज़ व्हेन RNA एंड द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ सेल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड प्रिपरेशन फॉर DNA सिंथेसिस। वो प्रोटीन्स वो सिंथेसाइज होती हैं और सेल के फंक्शन के लिए जो प्रिपरेशन DNA की सिंथेसिस के चाहिए वो इस स्टेज में और इस फेज़ में होती है। जब ये फेज़ मुकम्मल हो जाता है तो द नेक्स्ट फेज़ इज़ एस फेज़ इन विच DNA सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन अकर। वैसे भी एस का मतलब है सिंथेसिस, तो DNA की रेप्लिकेशन होती है और सिंथेसिस DNA का सिंथेसिस होता है इस फेज़ में। उसके बाद है G2 फेज़ एस फेज़ के बाद आता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं पोस्ट सिंथेटिक गैप, या क्योंकि इसके बाद जब ये G2 फेज़ मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद एम फेज़ दोबारा शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से इसको प्री माइटोटिक फेज़ भी कहा जाता है। तो प्री माइटोटिक या पोस्ट सिंथेटिक गैप इज़ द फेज़ इन विच RNA एंड द एंजाइम्स टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2 आर प्रोड्यूस्ड टू प्रिपेयर फॉर डुप्लीकेशन ऑफ सेल, यानी अगले एम फेज़ के लिए सेल को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो G2 फेज़ के बाद दोबारा जो सेल जो है वो एम फेज़ में चला जाता है। बट इन सम सिचुएशन इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द सेल फॉर द फर्दर ग्रोथ, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यानी एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल नहीं है सेल के लिए, तो फिर वो G0 फेज़ में, जिसको और क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज़, वो उसमें चला जाता है। तो G0 फेज़ और रेस्टिंग फेज़ क्या है, इज़ द फेज़ इन विच द सेल इज़ नॉट कमिटेड टू डिवीजन, यानी रेस्टिंग स्टेज है, इसमें कमिटेड टू डिवीजन, सेल इज़ नॉट कमिटेड टू डिवीजन, यानी वो फर्दर डिवीजन में यानी एम फेज़ में नहीं जा रहा। सेल्स इन दिस फेज़ आर जनरली नॉट सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी। जब सेल्स इस फेज़ में आ जाते हैं तो कीमोथेरेपी भी उन सेल्स पर असरअंदाज नहीं होती, यानी उन सेल्स को किल नहीं करती। सम ऑफ दीज सेल्स में री एंटर द एक्टिविटी और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल साइकिल। कुछ सेल्स जो होते हैं इसमें G0 से जब फेवरेबल सिचुएशन आती है तो दोबारा एम फेज़ में यानी डिवाइडिंग साइकिल में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इन ए प्रोसेस कॉल्ड रिक्रूटमेंट, और उस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्रूटमेंट। सम कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स आर डिजाइंड टू इन्हेंस दिस री एंट्री बाय किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ
एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स ऐसे होते हैं, उनके रेजिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही ये फेज से सेल्स, इस G0 फेज से वो सेल्स निकले और दोबारा डिवाइडिंग फेज में आए, तो फ़ौरन ही उनको लार्ज नंबर में, जैसी वो री एंट्री हो उनकी, तो उस वक्त उनको जैसे ही वो डिवाइडिंग फेज में दोबारा आना शुरू हो G0 फेज से निकल के, तो दोबारा जब जैसे ही वो आए तो उनको लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में किल कर दिया जाए, क्योंकि वो कैंसरस सेल्स होंगे। नाउ सेल ग्रोथ काइनेटिक्स क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सेल लाइफ साइकिल इज सेल ग्रोथ काइनेटिक्स. Several terms describe cell growth kinetics. First is the cell growth fraction. ये क्या है? Is the proportion of the cells in the tumor dividing or preparing to divide. यानी ये वो proportion है सेल का जो ट्यूमर डिवाइडिंग है या प्रिपेयर हो रहा है डिवाइडिंग के लिए. As the tumor enlarges, the cell growth fraction decreases because a large proportion of cells may not be able to obtain adequate nutrients and blood supply for replication. तो शुरू में ये ग्रोथ जब अगर कैंसर हो जाए तो बहुत तेज़ी से होती है, ये ग्रोथ जो होती है वो फास्ट प्रपोर्शन पे होती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रपोर्शन या फ्रैक्शन इसका डिक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि सेल्स जो उस जगह पे जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे हो जाते हैं तो ब्लड सप्लाई भी उस जगह कम हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से फिर सेल की ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती जितनी तेज़ी से शुरू में हो रही थी, क्योंकि शुरू में वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहे थे. Cell cycle time. Next is the cell cycle time. Cell cycle time is the average time for a cell that has just completed mitosis to grow and again divide and again pass through mitosis. यानी वो एक माइटोसिस से स्टार्ट हुआ M फेज से, फिर G1 में गया, फिर S फेज में गया, फिर J2 फेज में किया और फिर दोबारा M फेज में गया, तो उसको जो है वो सेल साइकिल, जितनी देर में वो होगा वो टाइम, वो एवरेज टाइम, उसको सेल साइकिल टाइम कहा जाएगा. सेल साइकिल टाइम इज़ स्पेसिफिक फॉर ईच इंडिविजुअल ट्यूमर. तो इससे भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है अगर हम सेल साइकिल टाइम डिटरमिन कर लें कि ये इंडिविजुअल ट्यूमर कौन सा ट्यूमर या कैंसर है. नाउ द थर्ड टर्मिनोलॉजी इज़ ट्यूमर डबलिंग टाइम. ट्यूमर डबलिंग टाइम क्या है? इज़ द टाइम फॉर द ट्यूमर टू डबल इन साइज, यानी ट्यूमर जो है वो डबल इन साइज हो जाए. एज द ट्यूमर गेट्स लार्जर, its doubling time gets longer because it contains a smaller proportion of actively dividing cells owing to restriction of space, nutrient availability and blood supply. वो ये कह रहे हैं कि यानी जब शुरू में जब होता है, जब यह ट्यूमर बनना शुरू होता है, यानी कैंसर डेवलप होना शुरू होता है, तो वो जो जितने टाइम में, सपोज दैट कि वो एक महीने में जो ट्यूमर है या जो सेल के साइज़ जो है वो डबल हो जाता है. अब एक महीने में हो गया, डबल हो गए सेल्स, क्वांटिटी ऑफ सेल्स डबल हो गए, अब एक महीने में हुआ. अब उसके बाद जो उसका डबल होगा, यानी सेकंड टाइम जब डबल होगा, उसका जो डबल हो चुका है उसका भी डबल, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी 1.5 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, मे बी 3 मंथ्स. उसकी वजह ये है कि जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जैसे जैसे सेल की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है तो वहाँ पर जो सेल्स जो होते हैं उनकी जो डिवाइडिंग जो फ्रैक्शन है वो कम होता चला जाता है, परसेंटेज कम होनी शुरू हो जाती है. उसकी वजह ये होती है कि एक तो ये कि जिस जगह वो ग्रोथ हो रही है वहाँ पे स्पेस लिमिटेड हो गई है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गई है, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड हो गई है, जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ अब उतनी फास्ट नहीं रही है. द Gomez-Petrosian growth curve illustrate these growth concept as mentioned in figure 50.2. ये हम ग्रोथ कर्व अभी यहाँ पर देखते हैं. ये है वो Gomez-Petrosian ग्रोथ कर्व, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन है कि Gomez-Petrosian ग्रोथ कर्व. इसमें वो क्या कह रहे हैं कि देखें, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट ए ट्यूमर ग्रोज एक्सपोनेंशियली. ये देखें कितनी तेज़ी से ये ट्यूमर ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ आके ये एक स्टेडी स्टेट यानी प्लेट्यू बनना शुरू हो गया. बट एज ए ट्यूमर एनलार्जेस इट्स ग्रोथ स्लोज. जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ता चला जा रहा है अब इसकी ग्रोथ कम होती जा रही है. By the time a tumor becomes large enough to cause symptoms and be clinically detectable, और जब ट्यूमर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर इसकी सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं और क्लिनिकली डिटेक्टेबल भी होता है वाज़े तौर पे. द मेजॉरिटी ऑफ इट्स ग्रोथ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड इज़ नो लॉन्गर एक्सपोनेंशियल. अब एक्सपोनेंशियल फर्दर ग्रोथ की गुंजाइश
इसमें नहीं है। तो ये है इसकी ग्रोथ, और फिर ये ग्रोथ जो थी वो लिमिटेड हो गई, इस पे आके रुक गई। अब इससे ज़्यादा मज़ीद सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखें 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ये जा रहा है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये था हमारा गोम्पेट्रिजियन ग्रोथ कर्व। इसको जोम्पेट्रिजियन भी कहा जाता है, गोम्पेट्रिजियन भी कहा जाता है। तो ये ग्रोथ कर्व जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसकी देखिए, अगर आप ये देखें तो बिल्कुल ये आईवी इन्फ्यूजन की तरह का, इंट्रावेनस काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का कर्व भी ऐसे ही बनता है। जैसे ही आप इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और यहाँ तक कि एक स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन और प्लेट्यू अचीव हो जाता है, जिसमें ड्रग इन और ड्रग आउट बॉडी के इक्वल हो जाते हैं, यानी जितनी इन हो रही है उतनी ही आउट हो जाती है, और इस कंसंट्रेशन को कहा जाता है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एनीवे, अभी हम क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक नहीं पढ़ रहे, तो ये मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको याद दहानी करा दी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज ट्यूमर सेल बर्डन। ट्यूमर सेल बर्डन इज द नंबर ऑफ ट्यूमर सेल्स इन द बॉडी, कितने ट्यूमर सेल्स हैं। बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिम्टम्स and be clinically detectable, approximately 10 raised to the power 9 cells. The tumor may be in the plateau phase of the growth curve by time it is discovered. अक्सर आपने ये सुना होगा कि ट्यूमर कब पता चला, जब वो बहुत साइज़ उसका बहुत बड़ा हो गया था। उसकी वजह ये थी कि सिम्टम्स ही उस वक्त डेवलप होना शुरू हुए, क्लिनिकल डिटेक्टेबल होना उस वक्त शुरू हुआ, जब ही डॉक्टर से कंसल्ट किया और पता चला कि ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है। और आम तौर पे अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त सेल्स की ग्रोथ 10 रेज़ टू दी 9 तक पहुंच चुकी होती है। अगर हम इसी जोम्पेट्रिजियन कर्व को देखें तो ये देखें, ये है लिमिट ऑफ क्लिनिकल डिटेक्शन, इसको ये क्रॉस कर चुकी होती है। यानी इसके बाद जो है वो ट्यूमर जो होता है वो उसकी सिम्टम्स भी आ रही होती हैं, और पेशेंट को से क्लिनिकली डिटेक्टेबल भी होती हैं। टेस्ट वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर हो चुका है। अच्छा, द सेल किल हाइपोथेसिस, ये क्या है सेल किल हाइपोथेसिस? स्टेट्स दैट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ ट्यूमर सेल्स विल बी किल्ड विथ ईच कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, कि यानी आपने सुना होगा कि कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी के साइकिल रिपीट किए जाते हैं, यानी जैसे अभी इन्होंने रिपीट किया तो 15 दिन बाद या महीने बाद या 3 महीने के बाद अगला उसका साइकिल होगा। तो मकसद ये होता है कि जब जब आपने पहली दफ़ा उसको कीमोथेरेपी की तो फर्स्ट साइकिल है वो, तो उसमें जितने ग्रोथ हुई होगी वो सेल्स किल हो सकते होंगे, वो किल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि दोबारा ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं होगी। फिर जब पेशेंट सेकंड टाइम अपनी साइकिल लेने आएगा तो फिर फर्दर ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगी और किलिंग होगी उन सेल्स पे। तो इस तरीके से थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, और उसको इतना किया जाता है यहाँ तक कि सेल्स जो हों वो इतने कम हो जाएँ, जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इतने कम हो जाएँ कि अब वो कैंसर कॉज ना कर सके, और ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो फिर उसको कोप करना शुरू कर दे। एज ट्यूमर सेल्स आर किल्ड, सेल्स इन G0 में बी रिक्रूटेड इनटू G1 एंड रिजल्टिंग इन ट्यूमर रीग्रोथ। यानी जब आपने पहली साइकिल दी तो कुछ सेल्स जो होंगे वो ये कीमोथेरेपी की वजह से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि अब फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं रहा, तो वो G0 फेज़ में चले जाएंगे। इसी वजह से एक गैप दिया जाता है कीमोथेरेपी के अगले साइकिल के लिए, मे बी आफ्टर 1 मंथ, ताकि सेल्स जो G0 में चले गए वो दोबारा G1 फेज़ में या माइटोसिस फेज़ में आ जाएँ, ताकि वो दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाए, ताकि हम जब नेक्स्ट साइकिल दें तो दोबारा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो डिवाइड हो रहे हो वो किल होना शुरू हो जाए। दस repeated cycles of chemotherapy are required to achieve a complete response or remission। लिहाजा इसी वजह से हमें जो कीमोथेरेपी के साइकिल्स जो होते हैं उसको रिपीट करना पड़ता है, ताकि कंप्लीट रिस्पॉन्स हासिल हो, यानी रिमिशन हो जाए, यानी जो डिजीज़ हो वो अनडिटेक्टेबल हो जाए। द परसेंटेज ऑफ सेल्स किल डिपेंड ऑन द कीमोथेरेपी डोज। ठीक है, जो कीमोथेरेपी की डोज है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने परसेंट सेल्स किल्ड हो गए। अब डोज जो होती है वो इंडिविजुअल पेशेंट की इंडिविजुअल होगी। वो इसलिए कि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो बहुत हाई डोज पर किसी भी किस्म के कोई एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं करते, तो फिर उनको हाई डोज पे ही रखा जाता है, और उसमें सेल्स जो होते हैं कैंसर सेल्स वो ज़्यादा परसेंटेज में किल होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आते हैं ज़्यादा डोज देने से, तो फिर उनकी डोज कम दी जाती है ताकि उनको एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा नहीं आए।
तो इसी वजह से जो कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनकी डिफरेंट इंडिविजुअल की डोज डिफरेंट होती है। जो ज़रा हेल्दी होते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा डोज दी जाती है। जो टॉलरेट नहीं कर पाते, जिनमें एडवर्स इफेक्ट आने शुरू होते हैं, यानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर उनको डोज कम दी जाती है। लेकिन उससे फिर मसला ये भी होता है कि कम डोज देने से सेल स्किल्स जो होते हैं उनकी परसेंटेज भी कम होती है। जो कम डोज, कम परसेंटेज ऑफ सेल स्किल, ज़्यादा डोज देंगे तो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सेल्स, कैंसर सेल्स किल होंगे। लेकिन ज़्यादा डोज देने में चांसेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। In theory, the tumor burden would never reach absolute zero because only a percentage of cells are killed with each cycle. यानी हर साइकिल में जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स जो होते हैं वो किल होते हैं, आप उसको ज़ीरो पर, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर नहीं पहुंचा सकते। Less than 10 raised to the power cells may be depend on elimination by the host immune system. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मैं आपको यही गॉम पेट्रिशियन कर्व से समझाता हूँ। वो ये कहते हैं कि आप सेल्स को किल करते करते यहाँ तक 10 रेज़ टू दी पावर 4 तक ले आए। इसके बाद बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो सिचुएशन को कोप कर लेगा, यानी क्योंकि जो इम्यून वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर किलर सेल्स होते हैं, तो वो उसके बाद जो कैंसर सेल्स जो होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनको किल करना शुरू कर देते हैं, यानी उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल में आ जाती है। तो इस वजह से जो है वो होस्ट का इम्यून सिस्टम जो होता है, फिर उसके बाद लेस देन 10 टू द पावर 4 के बाद फिर जो है होस्ट इम्यून सिस्टम उन ट्यूमर सेल्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। अच्छा जनाब, नाउ नेक्स्ट इज द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू their reliance on cell cycle kinetics for their chemotoxic effect. तो जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है उनको क्लासिफाई किया गया है कि वो सेल साइकिल में किस फेज पर जाके साइटोटॉक्सिक यानी सेल के लिए किलिंग इफेक्ट डालते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एजेंट्स that are active in different phases of cell cycle may result in greater cell kill. अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं, क्यों देते हैं? उसकी वजह ये होती है कि वो उसमें जैसे एक होगा वो एम फेज स्पेसिफिक होगा, एक जी फेज स्पेसिफिक होगा, एक एस फेज स्पेसिफिक होगा, ताकि जो सेल उस वक्त एम फेज में है वो भी किल हो जाए, जो जी वन में है वो भी किल हो जाए, और जो एस फेज में है वो भी किल हो जाए। तो इससे जो होगा ग्रेटर सेल किल हमें अचीव हो सकता है, ज़्यादा यानी एफिकेसी मिल सकती है। A cell cycle classification of some commonly used chemotherapeutic agents are given below. अभी हम उसको देखते हैं। अच्छा जनाब, फेज स्पेसिफिक एजेंट्स। फेज स्पेसिफिक एजेंट्स हमारे पास कौन से हैं? फेज स्पेसिफिक एजेंट्स आर मोस्ट एक्टिव एजेंट्स, ठीक है, अगेंस्ट सेल्स दैट आर इन द स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल, और ये स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल में एक्टिवली उसको किल सेल को किल करते हैं। दीज एजेंट्स आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूमर्स विद ए हाई ग्रोथ फ्रैक्शन, और ख़ास तौर से जिन ट्यूमर का हाई ग्रोथ फ्रैक्शन है उनमें ये मोस्ट इफेक्टिव हैं। Theoretically, administering these agents as continuous intravenous infusion or by multiple repeated dose may be increase the likelihood of hitting the majority of cells in a specific phase at any one time. इनके जो साइकिल होते हैं दोनों तरह से ये दिए जा सकते हैं। कंटिन्यूस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, यानी जो भी उस कंपनी की रिकमेंडेशन है कि आईवी इन्फ्यूजन देना है तो आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, या मल्टीपल रिपीटेड डोजेस देनी है तो मल्टीपल रिपीटेड डोजेस में देते हैं, यानी मल्टी डोजिंग काइनेटिक्स में देते हैं। Therefore, these agents are also considered schedule dependent agents and examples are एज फॉलोज। शेड्यूल डिपेंडेंट यानी इस वजह से कि वो उस शेड्यूल में दिए जाते हैं जिस शेड्यूल में इस वक्त सेल मौजूद हो, जैसा कि एम फेज स्पेसिफिक एजेंट्स जिनको माइटोटिक इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें विनका एल्कोलाइड्स हैं आपके पास, ठीक है, जो ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, वेनोरिल्बीन, टैक्सीन्स, ठीक है, जो टेक्सास बकेटा एक प्लांट आता है उससे आइसोलेट किए जाते हैं। G1 फेज में एस्पेराजिनेज है, प्रेडनिसोन है। एस फेज में एंटी मेटाबोलाइट्स हैं लाइक मीथोट्रिक्सेट। G2 फेज में ब्लियोमाइसिन है, इटोपिसाइड है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है ये भी समझने का है कि इसमें ये देखें कि सेल की ग्रोथ है सपोज दैट 10 की रेज़ टू द पावर 10, तो आपने यहाँ पर जो है उसको पेशेंट को एक जो थी वो सेल की साइकिल दी, पहली साइकिल दी, ये देखें 1, तो सेल की ग्रोथ कम होके यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये बीच में गैप दिया, गैप देने की वजह से सेल की रीग्रोथ हो गई, ठीक है। फिर ये आपने सेकंड साइकिल दी, यानी अगली डोज दी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट की, तो सेल की ग्रोथ कम होके यहाँ आ गई। फिर
उसके बाद आपने गैप दिया मे बी 1 मंथ, तो फिर ये रीग्रो हो गया सेल और फिर ग्रो के यहाँ आ गए। फिर अगली साइकिल दी यानी अगली डोज दी, थर्ड साइकिल दी तो सेल कम होके यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद आपने पेशेंट को छोड़ दिया, फिर 1 महीने बाद आया तो सेल की ग्रोथ यहाँ पे पहुँच चुकी है उन कैंसर्स की। फिर अगली साइकिल दी तो सेल की ग्रोथ यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। फिर उसके बाद रीग्रो हुए, फिर आपने ये एक अगली 5th साइकिल दी तो सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर 0 पर आ गई, ठीक है। और अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि 10⁻³ से नीचे जब सेल्स आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर इम्यून सिस्टम भी इन कैंसर सेल्स को ग्रो करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये जो लाइन है ये आपको क्या बता रही है? ये बता रही है कि ये देखें, ट्यूमर रीग्रोथ फॉलोइंग प्री मैच्योर सीजेशन ऑफ कीमोथेरेपी, यानी अगर आपने प्री मैच्योरली कीमोथेरेपी बंद कर दी, प्री मैच्योर सीज कर दी कीमोथेरेपी, तो ये ट्यूमर रीग्रो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो सिचुएशन हो सकती है। अच्छा जनाब, नाउ जहाँ हमने ये फेज स्पेसिफिक एजेंट्स की बात की है, वहाँ पे कुछ एंटी कैंसर एजेंट ऐसे हैं जो कि फेज नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं। फेज नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स आर इफेक्टिव while cells are in the active cycle but do not require that the cell be in a particular phase, ठीक है। यानी ये रिगार्डलेस ऑफ फेज, बस सेल को जो है वो एक्टिव साइकिल में होना चाहिए, G0 में नहीं होना चाहिए। यानी वो S फेज में हो, M फेज में हो, G1 में हो, G2 में हो, किसी भी फेज में हो, तो ये जो होंगी कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स, ये जो है वो उनको सेल्स को किल करेंगी। लेकिन G0 में होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। These agents generally show more activity against slow growing tumors, और ये slow growing tumor के लिए बहुत ज़्यादा effective हैं। They may be administered as a single bolus doses because their activity is independent of the cell cycle। लिहाजा इनको IV infusion के ज़रिए या multiple dose के ज़रिए देने की ज़रूरत नहीं है, single bolus dose काफ़ी होती है। These drugs are also considered डोज डिपेंडेंट एजेंट्स, यानी डोज ज़्यादा देंगे तो सेल किलिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, डोज कम देंगे तो सेल किलिंग इफेक्ट कम आएगा। तो डोज ज़्यादा देंगे तो वही है कि फिर पेशेंट की टॉलरेंस के हवाले से हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स आर अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। अब अल्काइलेटिंग एजेंट्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स क्या है, आगे एक टेबल आएगा उसमें ये सारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। Now the next class is cell cycle non-specific agents are effective in all phases including G0, ठीक है। ये फेज नॉन स्पेसिफिक है और ये है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। ये फेज स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक में ये है कि ये G0 को छोड़ के बाकी सब पर इफेक्टिव होंगे लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन ये जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है ये G0 पर भी इफेक्टिव होगी। एग्जाम्पल्स आर कार्मेस्टीन एंड लियोमेस्टीन। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी इज ऑल्सो कंसिडर्ड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो ये जो है वो बेसिकली सेल साइकिल काइनेटिक्स और सेल साइकिल को हमने स्टडी कर लिया और थोड़ा सा हमने देख लिया कि कीमोथेरेपी किस तरीके से दी जाती है, उसके साइकिल्स क्या होते हैं और सेल ग्रोथ काइनेटिक्स क्या होती है, कैसे उनकी ग्रोथ को अरेस्ट किया जा सकता है कैंसर सेल्स की, और फेज स्पेसिफिक एजेंट्स कौन से हैं, किस तरह से इफेक्टिव होते हैं, फेज नॉन स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स क्या होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर लेक्चर इज कीमोथेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कीमोथेरेपी क्या है। फॉर कैंसर्स लाइक ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमास सेवरल फेजेस ऑफ कीमोथेरेपी आर नेसेसरी, ठीक है। इस तरह के जो कैंसर हैं ल्यूकेमिया लिम्फोमास, उनके सेवरल फेजेस ऑफ कीमोथेरेपी आर नेसेसरी। ए क्योर मे बी सॉट विद एग्रेसिव थेरेपी फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड टू इरेडिकेट ऑल डिजीज। क्योर मीन्स रिमिशन है यहाँ पे, ठीक है। क्योर का मतलब क्योर नहीं है और सेंस में जिस तरह से इन्फेक्शन होता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, और क्यों हम क्योर के बजाय रिमिशन का वर्ड यूज़ करते हैं ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। फॉर ल्यूकेमियाज दिस क्यूरेटिव अप्रोच में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट इज द रिमिशन इंडक्शन, मीन्स द थेरेपी गिवन विद द इंटेंट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द सेल किल, ठीक है, इसको कहते हैं रिमिशन इंडक्शन। फिर क्या है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है? ऑल्सो नोन एज इंटेंसिफिकेशन और पोस्ट रिमिशन थेरेपी।
इसमें क्या होगा, थेरेपी टू इरेडिकेट एनी क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल डिजीज एंड टू लोअर द ट्यूमर सेल बर्डन बिलो 10⁻³ at which level host immunological defense में कीप द सेल्स इन कंट्रोल। यानी कंसोलिडेशन क्या है कि रिमिशन के बाद सेल्स को किल करते हुए इतना कम कर देना है कि अब वो क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल हो जाए और ट्यूमर सेल्स का जो बर्डन है वो लेस देन 10⁻³ हो जाए, ताकि उसके बाद जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, होस्ट सेल्स बॉडी का, वो भी उन ट्यूमर सेल्स को कंट्रोल कर ले। उसके बाद है मेंटेनेंस। थेरेपी गिवन इन ए लोअर डोजेस with the aim of maintaining और prolonging रिमिशन। तो फिर मेंटेनेंस डोज दी जाती है उन थेरेपी की और वो लोअर डोज में दी जाती है, ताकि वो जो रिमिशन हो गया है यानी सेल्स की ग्रोथ को आपने कंट्रोल कर लिया है, अब वो जो कंट्रोल ग्रोथ थी वो भी कंट्रोल में आ गई है, तो अब उसको मेंटेन रखना है। तो इसलिए लोअर डोजेज और वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। तो ये तो था ल्यूकेमिया और लिम्फोमास के हवाले से। लेकिन फॉर सॉलिड ट्यूमर्स जैसा कि कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, वन और मोर अप्रोचेस टू कीमोथेरेपी में बी यूज व्हेन सीकिंग ए क्योर बेस्ड ऑन द यूटिलिटी ऑफ कीमोथेरेपी इन लाइन विद अदर मॉडलिटीज सच एज सर्जरी और रेडिएशन। उसमें ये जो है सॉलिड ट्यूमर में ये देखना पड़ता है कि कीमोथेरेपी कितनी इफेक्टिव है, इसके अलावा सर्जरी करने की ज़रूरत है नहीं है, आमतौर पे ज़रूरत होती है, और फिर रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें को कंबाइन करके देखा जाता है। आमतौर पे सर्जरी की जाती है सबसे पहले और कैंसर को रिड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी की जाती है और कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी की जाती है। जर्नल प्रोटोकॉल तो ये होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका जानना हमें ज़रूरी है। यानी अगर आप एज ए ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी वार्ड में, तो आपको इन टर्मिनोलॉजी से वास्ता पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या टर्मिनोलॉजी होती है। First of all is adjuvant chemotherapy. Adjuvant chemotherapy is given after more definitive therapy such as surgery to eliminate any remaining disease or undetectable micrometastasis. तो ये क्या है कि एडजुवेंट थेरेपी क्या है, इज़ गिवन आफ्टर मोर डेफिनेटिव थेरेपी। यानी सबसे पहले आपने वही, जैसे ब्रेस्ट कैंसर था, सबसे पहले आपने सर्जरी करके ब्रेस्ट के उस पार्ट को निकाल दिया जिसमें कैंसर हो गया था। फिर उसके बाद जो आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी डिज़ीज़ जो उस वक्त वहाँ पे कोई सेल्स बच गए हो तो वो किल हो जाएं, और अगर कहीं और सेल्स पहुँच गए हैं, मेटास्टेसिस हो चुका है बॉडी में, तो कीमोथेरेपी उनको भी किल कर दे। तो इस तरह की थेरेपी को कहा जाता है एडजुवेंट थेरेपी। फिर उसके बाद है न्यू एडजुवेंट थेरेपी। न्यू एडजुवेंट थेरेपी इज़ गिवन टू डिक्रीज द ट्यूमर बर्डन बिफोर डेफिनेटिव थेरेपी सच एज रेडिएशन और सर्जरी। तो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते, पहले उसको कीमोथेरेपी करके, जैसे थायराइड में होता है कि पहले हम उसका जो है थायराइड का कीमोथेरेपी करके साइज़ को जो है वो श्रिंक करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। तो इस तरह की जो कीमोथेरेपी है जिसमें हम पहले साइज़ जो है वो डेफिनेटिव थेरेपी जो सर्जरी करनी है उससे पहले जो ट्यूमर का बर्डन या साइज़ कम कर रहे हैं, जैसा कि थायराइड में होता है, तो उस तरह की थेरेपी को न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहा जाता है। फिर आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज पैलिएटिव थेरेपी। पैलिएटिव थेरेपी क्या है, इज यूजुअली गिवन व्हेन कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ ट्यूमर इज कंसिडर्ड अनलाइकली और द पेशेंट रिफ्यूजेस एग्रेसिव थेरेपी। यानी ऐसी कंडीशन, पेशेंट का कैंसर जो है बहुत एडवांस स्टेज में जा चुका है और हमें मालूम है कि अब इससे पेशेंट की कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ या ट्यूमर नहीं हो सकती, और एग्रेसिव थेरेपी देके यानी बहुत हाई डोज में कीमोथेरेपी देके ट्राई किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट भी फिर उतने ज़्यादा आते हैं, तो बाज़ दफ़ा पेशेंट उस एग्रेसिव थेरेपी को रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, और मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, बस अब अल्लाह मालिक है, अब अगर मेरी ज़िंदगी होगी तो मैं बच जाऊँगा, नहीं होगी तो बस मेरी सिम्टम्स कंट्रोल कर ले। तो वो जो ट्रीटमेंट जो उसकी इस वक्त सिम्टम्स कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पैलिएटिव थेरेपी। तो पैलिएटिव कीमोथेरेपी मे बी गिवन टू डिक्रीज द ट्यूमर साइज, कंट्रोल ग्रोथ एंड रिड्यूस सिम्टम्स। यानी ऐसी थेरेपी जिसमें हम या तो ट्यूमर साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करें, या उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या सिम्टम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें, ये तमाम थेरेपी जो होंगी वो पैलिएटिव थेरेपी कहलाएंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड सैल्वेज कीमोथेरेपी। सैल्वेज कीमोथेरेपी क्या है,
is given as an attempt to get a patient into remission after previous therapies have failed. तो ये कि प्रीवियस थेरेपीज फेल हो गई हैं, अब एक और कीमोथेरेपी हमने ट्राई करनी है, और मकसद क्या है कि पेशेंट को रेमिशन में लाना। तो उसको ट्राई करने के लिए, यानी प्रीवियस थेरेपी फेल होने के बाद जब हम कोई और कीमोथेरेपी की तरफ जाते हैं तो उस कीमोथेरेपी को हम फिर सेल्वेज कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ये है टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा अगर आप आइए तो फिर हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें फिर है कीमोथेरेपी डोजिंग। कीमोथेरेपी डोजिंग क्या है, हम कैसे इसकी डोजिंग करते हैं। कीमोथेरेपी डोजिंग मे बी बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया और एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व AUC, यानी काइनेटिक्स की बेस पे। लेकिन BSA यानी बॉडी सरफेस एरिया इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ एक्टिविटी and toxicity across species, making it easier to translate preclinical dosing into clinical trials and practice in humans. तो BSA की बेस पे जो डोज कैलकुलेट की जाती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसमें स्पीशीज़ के डिफरेंस से या इंडिविजुअल्स के डिफरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, और जो क्लिनिकल ट्रायल की डोज़ है उसको भी, यानी एनिमल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल की डोज जो है वो ह्यूमन पर भी आजमाई जा सकती है। इसके अलावा इन एडिशन BSA कोरिलेट्स विद द कार्डिक आउटपुट विच डिटरमिन्स रीनल एंड हेपेटिक ब्लड फ्लो एंड दस अफेक्ट्स द ड्रग एलिमिनेशन। तो ये भी है कि BSA से जो है हमें कार्डिक आउटपुट का भी कोरिलेशन मिल जाता है, और किडनी फंक्शन और रिनल लेवर फंक्शन का भी पता चल जाता है। तो ये भी पता चल जाता है कि ड्रग का एलिमिनेशन किस रेट से होगा, ताकि उस हिसाब से फिर उसको डोज दी जाए। लेकिन इन वेरी यंग or very small patient, for example infants less than a year of age or less than 10 to 12 kg of body weight, the BSA is not a good measure for calculating the dose, as it can overestimate the patient size and lead to overdosing of chemotherapeutic agents resulting in excessive toxicity। ठीक है, तो ये वेरी यंग में हाँ BSA की बेस पर जो है वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि अगर आप ये देंगे तो ओवर एस्टिमेट करेंगे और ओवरडोज हो जाएगी, और उसकी वजह से एक्सेसिव टॉक्सिसिटी आ सकती है। अब ये देखिए, यहाँ से रीज़न बन सकता है कि इन ए वेरी यंग और वेरी स्मॉल, सवाल आएगा इन वेरी यंग और वेरी स्मॉल पेशेंट where infant is less than a year of age or less than 10 to 12 kg of body weight, the BSA is not a good measure for calculating the dose of chemotherapeutic agent। बस अब वाई आपने लिखना है, इसका जवाब लिखना है। अच्छा, और 2 लाइन से ज़्यादा इसका जवाब नहीं है। अच्छा, इन दिस पेशेंट population, dosing chemotherapy based on body weight in kilogram is often a more frequent employed technique। और इन पेशेंट्स में ये जो बच्चे हैं लेस देन ईयर या लेस देन 10 to 12 kg ऑफ द बॉडी वेट, इनकी डोज जो है वो मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी। अच्छा, डोजिंग एडजस्टमेंट। डोजिंग एडजस्टमेंट मे बी रिक्वायर्ड फॉर किडनी और लिवर डिसफंक्शन टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, जैसा कि हर ड्रग में होता है, क्योंकि या तो वो किडनी से एलिमिनेट होती है या लिवर से एलिमिनेट होती है। तो इसी तरीके से इसमें भी डोजिंग एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी अगर किडनी फंक्शन या लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है। For some agents, dose adjustments are also made based on hematologic or not hematologic toxicities, क्योंकि कुछ एंटी कैंसर एजेंट्स क्या करते हैं कि वो ब्लड सेल्स को कम करते हैं। तो अगर बहुत ही ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, यानी वाइट ब्लड सेल, RBC, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो फिर आपको उनकी डोज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बोन मैरो सप्रेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो फिर हम उनको उनकी डोज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सप्रेशन हो गया और ब्लड सेल्स बिल्कुल बनना बंद हो गए तो उससे भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट डोजिंग कीमोथेरेपी इन ओबीस पॉपुलेशन और ओबीस पेशेंट। तो ये जो है वो ओबीस पेशेंट के हवाले से हमारे पास कोई ख़ास डेटा नहीं है। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को रखते हैं, अपने सेकंड लेक्चर को। तो एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। Thank you very much.